वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा नॉर्मलाइजेशन। इससे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन और प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती थी पार्टिकल को फाइंड करने की पॉइंट एक्स के ऊपर और टाइम टी के एट पॉइंट एक्स एट टाइम टी के पार्टिकल जो होगा वो किस जगह पे होगा। वो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन होती थी। वो देन हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसी भी चीज़ को फाइंड करने के उसके चांसेस होते हैं कि वो पार्टिकल के वहाँ पर होने के चांस कितने हैं, क्या वो पार्टिकल वहाँ मौजूद है या नहीं है। देन उसी से एक टर्म निकलती है नॉर्मलाइजेशन। तो आज हम नॉर्मलाइजेशन को स्टडी करेंगे। नॉर्मलाइजेशन तो स्टार्ट से वही है जैसा कि हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन वेव फंक्शन हमें क्या बताता था। वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता था। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखी हुई है, ठीक है। रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टू फाइंड द पार्टिकल एट पॉइंट एक्स एट टाइम टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन वेव फंक्शन जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फॉर फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट एक्स एट टाइम टी के एक पॉइंट एक्स के ऊपर एट टाइम टी के ऊपर पार्टिकल जो है वो कहाँ पर मौजूद है। देन नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन एक टर्म है कि द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल मस्ट बी वन, कि जो पार्टिकल जिसे हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए वो मस्ट बी वन होनी चाहिए जब हम अपनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट करते हैं ओवर ऑल स्पेसिस, ठीक है। ये मैंने कहा था ये हमारी क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर ऑल द स्पेसिस तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए वो मस्ट बी इज इक्वल टू वन आनी चाहिए। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे कि हमारी जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है और हम कहेंगे कि हमने क्या किया नॉर्मलाइजेशन हमने अचीव कर ली है, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर देखी जाए नॉर्मलाइजेशन की वो ये है द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल मस्ट बी वन। किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मस्ट बी वन होनी चाहिए जब हम इंटीग्रेट करें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को और ऑल स्पेसिस। उसके बाद ये हमारे पास इसके अंदर जो फंक्शन है ये एक वेव फंक्शन है जिसको हम साई कहते हैं। ये वेव फंक्शन साई बेसिकली ये सोल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का। यहाँ पे आगे एक श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ किया गया है। ये देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन ये है, इसके अंदर आप देखें तो ये साई फंक्शन जो है इसके अंदर भी यूज़ हो रहा है, इसके अंदर भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट जगह पे श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर जो वेव फंक्शन साई है वो यूज़ हो रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास जो साई जो है वो बेसिकली सोल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का। तो साई जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। अगर हम वेव फंक्शन को किसी कांस्टेंट के साथ ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो तब भी उसका सोल्यूशन जो है श्रोडिंगर इक्वेशन ही आना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास वेव फंक्शन था, ये अप्रोच कर रहा था श्रोडिंगर इक्वेशन को। अब अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ किसी एक फंक्शन एक कांस्टेंट ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका भी सोल्यूशन आना चाहिए, वो श्रोडिंगर इक्वेशन को अप्रोच करना चाहिए। अब ए यहाँ पे क्या चीज़ है, ए हमारे पास एक कोई भी एक कांस्टेंट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, ठीक है। हमने ए की वैल्यू कोई भी ऐसी चूज़ करनी है कि हमारे पास इक्वेशन वन जो है वो सेटिस्फाई हो। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर 2 पड़ा हुआ है तो 2 पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे ए की कौन सी वैल्यू लेंगे कि हमारा आंसर इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 पड़ा है तो हम ए की वैल्यू 1/2 लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर 1 आएगा। तब हम कहेंगे हमारी कंडीशन जो है वो नॉर्मलाइज है। और इस प्रोसेस को हम जो क्या कहते हैं, ये क्या नॉर्मलाइजिंग द वेव फंक्शन है कि वेव फंक्शन को उसने क्या कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। क्लियर है। अब अगर हमारे पास जो इंटीग्रल है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का इंटीग्रल, इफ द इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन इज इनफिनाइट, अगर इसका इंटीग्रल जो है, इसका जो आंसर जो आता है वो यहाँ पे ये है, अगर ये इनफिनाइट है, इसकी वैल्यू अगर इनफिनाइट आ जाती है, इन दैट केस नो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज गोइंग टू मेक इट जीरो। तो हम ए की कोई भी ऐसी वैल्यू हमारे पास नहीं है कि अगर हम ए की कोई ऐसी वैल्यू ले वो इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो और हमारा आंसर 1 आ जाए, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर यही कहना चाह रहा है कि इफ द इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 1 इज इनफिनाइट, इन दैट केस नो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज गोइंग टू मेक इट जीरो। कोई भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ए नहीं है, कोई भी ए की वैल्यू हम ऐसी चूज नहीं कर सकते जो इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो और हमारी इक्वेशन जो इज इक्वल टू 1 आए, ये सेटिस्फाई हो नहीं सकता। ऐसा केस जिसके अंदर हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती वो नॉन नॉर्मलाइजेबल होती है। सच नॉन नॉर्मलाइजेबल सॉल्यूशन कैन नॉट रिप्रेजेंट द पार्टिकल एंड मस्ट बी रिजेक्टेड। तो वो पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मस्ट बी 1 व्हेन इंटीग्रेटिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ओवर ऑल स्पेसिस।
और नॉन नॉर्मलाइजेबल कब होती है, जब हमारी ये इक्वेशन 1 सेटिस्फाई नहीं होगी, हम कहेंगे वो क्या है, नॉन नॉर्मलाइजेबल है। देन इफ द वेव फंक्शन वो रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट, अगर हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है ये किसी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल स्टेट मतलब कि कोई स्टेट मौजूद है, ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेट है जो कि मौजूद है, ठीक है, मतलब कि इन्फिनिटी का केस नहीं है यहाँ पे। एक इन्फिनिटी तो वो केस होता है जिसके अंदर हमें पता ही नहीं होता कि वैल्यू कहाँ तक वैल्यू जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक फिजिकल स्टेट की बात कर रहा है, तो फिजिकल स्टेट से हमें इतना पता लग जाता है कि मतलब कि वो कोई स्टेट ऐसी स्टेट है जो कि मौजूद है, ठीक है, फिजिकल है। इट मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, तो क्या होगा, वो उसका स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा और वो वो क्या होगा, नॉर्मलाइजेबल भी होगा। तो ये आपने यहाँ से याद लेना है कि जब भी कोई वेव फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी फिजिकल स्टेट को, तो वो नॉर्मलाइजेबल होगा, ठीक है। और एक इसके चीज एडिशन ये इसका आइडिया है कि वो क्या होगा, स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा। स्क्वायर इंटीग्रेबल मतलब क्या होता है, स्क्वायर इंटीग्रेबल मतलब ये होता है कि ये जो वेव फंक्शन है अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, मतलब कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको तो वो लेस देन इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, मतलब कि वो इन्फिनिटी को नहीं पहुंचेगा। इन्फिनिटी तो वो केस हो जाता है जिसके अंदर फिर हम कहते हैं कि ये तो नॉन नॉर्मलाइजेबल है, लेकिन ये नॉन नॉर्मलाइजेबल नहीं है, ये नॉर्मलाइजेबल होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि वेव फंक्शन जब भी किसी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो वो क्या होगा, स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा और नॉर्मलाइजेबल होगा। और स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो लेस देन इन्फिनिटी होती है। So to do so psi must go to 0 as x approaches to प्लस माइनस इन्फिनिटी। और जब भी हमारे पास x जो होगा वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो हमारे पास जो साई फंक्शन जो होगा वो 0 को अप्रोच करेगा। इफ द वेव फंक्शन वर रिप्रेजेंट अ फिजिकल स्टेट इट मस्ट बी वैनिश एट इन्फिनिटी। अगर हमारे पास वेव फंक्शन जो है फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो वैनिश हो जाएगा एट इन्फिनिटी। देन अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर साई जो है वो नॉर्मलाइजेबल फॉर आवर, क्या हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है वो हमेशा नॉर्मलाइज होता है, क्या वो नॉन नॉर्मलाइजेबल नहीं होता? मतलब कि अगर टाइम टी के ऊपर अगर वो नॉर्मलाइजेबल था तो आफ्टर टाइम टी क्या वो तब भी नॉर्मलाइजेबल ही होगा, क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा? तो इस बारे में ये है कि सपोज वी हैव नॉर्मलाइज्ड द वेव फंक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर देखा कि हमारा फंक्शन जो था वो नॉर्मलाइज्ड था। हाउ डू वी डेट इट विल स्टे नॉर्मलाइज्ड, कि वो कहता हम कैसे जानते हैं कि वो हमेशा नॉर्मलाइज ही रहेगा एज टाइम गोज टू इन्वॉल्व, जब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है क्या साई फंक्शन तब भी नॉर्मलाइज रहेगा? मतलब कि अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो हमारा जो वेव फंक्शन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, आफ्टर टाइम t अगर हम देखते हैं तब भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वेव फंक्शन या चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन ये है, इसको हमने आगे सोल्व करना है। तो वो कह रहा है टू बिगिन विद, क्योंकि हमने टाइम के ऊपर इसकी चेक करनी है डिपेंडेंस है कि नहीं है वेव फंक्शन की, तो हमने इसका ले लिया डेरिवेटिव ले लिया d/dt माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एक्स ऑफ टी मॉड स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू। अब याद रखें बाहर हमने लिखा था d/dt, लेकिन अंदर हमने पार्शियल और पार्शियल टी क्यों लिखा? ये d/dt का मतलब ये था कि हम पूरे एक फंक्शन जो पूरा एक वैल्यू जो है उस पूरे का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर d/dt लिखा था। अब पार्शियल और पार्शियल टी का मतलब ये है कि हम एक जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसके अंदर मजीद दो वेरिएबल है, हम विद रिस्पेक्ट हम उसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट भी ले रहे हैं और उसके टाइम के रिस्पेक्ट भी ले रहे हैं, जिसके अंदर अब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम पार्शियल और पार्शियल टी यूज करते हैं। इसलिए हमने बाहर d/dt लिखा, अंदर भी हमने लिखा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पार्शियल और पार्शियल टी साई एक्स ऑफ टी का मॉड का स्क्वायर डी, ठीक हो गया। बाहर d/dt लिखा, अंदर हमने पार्शियल और पार्शियल टी लिखा। देन अब हमने इस वाले जो राइट हैंड साइड है उसको हमने उठा लिया, हमने लिया कि पार्शियल और पार्शियल टी है साई एक्स ऑफ टी मॉड का स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल और पार्शियल टी साई का मॉड का स्क्वायर। अब मॉड का स्क्वायर है तो हम इसको साई स्टेरिक साई लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए हैं, एक साई स्टेरिक है और एक साई है, ठीक है। हमने इसको बाय प्रोडक्ट रूल इसको सॉल्व किया, पहले हमने पहली वैल्यू को वैसे के वैसे रहने दिया साई स्टेरिक, दूसरे वाले का हमने डेरिवेटिव लिया पार्शियल साई और पार्शियल टी, देन प्लस फिर हमने पहले वाली का हमने डेरिवेटिव लिया पार्शियल साई स्टेरिक और पार्शियल टी इनटू साई लिख दिया हमने। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है।
अब हमने ये हमारे पास जो इक्वेशन 3 आई है, अब इस इक्वेशन 3 के अंदर हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें पार्शियल साई और पार्शियल टी की वैल्यू चाहिए, देन पार्शियल साई स्टेरिक और पार्शियल टी की वैल्यू चाहिए। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करके हम इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे। पहले हमें पार्शियल साई और पार्शियल टी की वैल्यू चाहिए। अगर हमें याद हो, हमने श्रेडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी। श्रेडिंगर इक्वेशन में क्या कहती है, ये हमारे पास श्रेडिंगर इक्वेशन है, आयोटा एच कट पार्शियल साई और पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ये हमारे पास क्या है, श्रेडिंगर इक्वेशन है। अब इसके अंदर अगर आप देखिए, हमें पार्शियल साई और पार्शियल टी नजर आ रहा है। यहाँ पे आयोटा एच कट एक्स्ट्रा है, हमने इस पूरी इक्वेशन को आयोटा एच कट के साथ डिवाइड कर देना है। हमने डिवाइड किया, यहाँ से खत्म हो गया, इसके डिवाइड में आयोटा एच कट आ गया और इसके डिवाइड में आयोटा एच कट आ गया। अब अगर हम आयोटा के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, ऊपर आयोटा आ जाएगा, नीचे वाला आयोटा इस आयोटा के साथ स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, वो माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इधर भी हमने आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, डिवाइड ऊपर वाला ऊपर चला गया, नीचे डिवाइड वाले के साथ स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की जगह फिर हम -1 लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 4 है। ये इक्वेशन 4 है, ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। यहाँ से हमने पार्शियल साई और पार्शियल टी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पार्शियल साई स्टेरिक और पार्शियल टी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वो वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, जो इक्वेशन 4 हमने निकाली है, इस इक्वेशन 4 का हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। इक्वेशन 4 का हमारे पास सिंपल क्या होगा, हमारे पास जहाँ पे साई था वहाँ पे साई स्टेरिक आ जाएगा, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। इस साई की जगह पे साई स्टेरिक आ गया, इस माइनस की जगह प्लस आ गया और साई की जगह साई स्टेरिक आ गया। ये इक्वेशन नंबर जो 5 आ गई है, ये हमारे पास पार्शियल साई स्टेरिक और पार्शियल टी की आ गई है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली है, पार्शियल साई और पार्शियल टी, पार्शियल साई स्टेरिक और पार्शियल टी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसको हम इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आयोटा एच कट ओवर 2m कॉमन आएगा, उसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये वैल्यूज बचेंगी। देन इसमें से भी हमारे पास पार्शियल और पार्शियल एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमने पार्शियल और पार्शियल एक्स कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये वैल्यूज बच गई हैं। आयोटा एच कट ओवर 2m पार्शियल साई स्टेरिक पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल साई स्टेरिक ओवर पार्शियल एक्स एंड साई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, और ऑल स्पेसिस हमने इसको इंटीग्रेट किया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट किया। इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास यही वैल्यूज आएंगी। अब लिमिट्स हमारे क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो ये हमने पीछे पढ़ा था, जब हमारे पास एक्स अप्रोच करेगा प्लस माइनस इन्फिनिटी को, तो हमारे पास साई जो होगा वो अप्रोच करेगा 0 को। तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट्स हमारी क्या कह रही है, हमारे पास ये अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इट्स मीन हमारे पास ये जो साई है वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, मतलब कि ये हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देन इक्वेशन 2 बिकम्स, तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बिकम्स इज इक्वल टू 0। इट्स मीन कॉन्स्टेंट से क्या मुराद हुआ कि हमें यहाँ से ये पता लगा कि अगर हमारे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमारा जो साई फंक्शन है वो नॉर्मलाइज था, तो आफ्टर टाइम t जब हम देखेंगे तब भी वो नॉर्मलाइज होगा। मतलब कि टाइम के ऊपर वो डिपेंड करता ही नहीं है, वो टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट है। अगर एक दफ़ा फंक्शनिंग नॉर्मलाइज है तो चाहे जितना मर्जी टाइम चेंज हो जाए वो फंक्शन नॉर्मलाइज ही रहेगा। यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है। सो द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ द वेव फंक्शन इज अ टाइम इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है वेव फंक्शन की वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। व्हाट दैट मीन्स इज दैट वंस द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक फंक्शन नॉर्मलाइज हो गया एट द बिगिनिंग t इज इक्वल टू 0, इट विल रिमेन नॉर्मलाइज एट ऑल द फ्यूचर टाइम। तो ऑल फ्यूचर टाइम के लिए वो क्या रहेगा, अब नॉर्मलाइज रहेगा। अब एग्जांपल दी हुई है कि इफ x t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 हमने किया था जब t इज इक्वल टू 0 के ऊपर इज इक्वल टू 1 था, एट t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो जब t आएगा तब भी वो 1 ही रहेगा फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। जितना भी टाइम चेंज होए वो फिर भी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा, और वो नॉर्मलाइज रहेगा विद द सेम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। वो सेम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के लिए सेम वही रहेगा। तो इसके अंदर हमने बस ये नॉर्मलाइजेशन की चेक किया। नॉर्मलाइजेशन होती क्या है कि द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल मस्ट बी 1 व्हेन इंटीग्रेटिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ओवर ऑल स्पेसेस। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे ये नॉर्मलाइजेबल है। जैसे ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी हम ये कहेंगे कि ये क्या है, नॉन नॉर्मलाइजेबल है, और हम ये पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। ठीक है, और एक इसकी मेन चीज़ ये है कि अगर
अगर हमारे पास वेव फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी फिजिकल स्टेट को, अगर वेव फंक्शन किसी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो हमेशा नॉर्मलाइजेबल होगा और वो क्या होगा, स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब ये होता है कि वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो लेस देन इन्फिनिटी होगी। और एक चीज़ और इसके अंदर थी कि अगर जब हमारे पास x अप्रोच कर रहा होगा प्लस माइनस इन्फिनिटी को, तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो जीरो को अप्रोच करेगा।